जय श्री श्याम। सभी को नमस्कार और एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल एमएस साइंस एक्सपर्ट पर। हम लेकर आए हैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास। और महत्वपूर्ण क्लास क्या होने वाली है आज? राजस्थान यूनिवर्सिटी के एग्जाम चल रहे हैं, थर्ड सेमेस्टर और फिफ्थ सेमेस्टर। अधिकतर स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके जो कंपलसरी सब्जेक्ट हैं एससीसी, बीएससी और एमडीसी, वो सब्जेक्ट क्लियर नहीं हो पा रहे हैं। उन्हीं की श्रृंखला में, उन्हीं एग्जाम की श्रृंखला में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन श्रृंखला में हम आपके लिए लेकर आए हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी के कंप्यूटर फंडामेंटल। कंप्यूटर फंडामेंटल कई स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके कंप्यूटर फंडामेंटल बैक है। ठीक है, अभी फर्स्ट सेमेस्टर में जो स्टूडेंट एग्जाम दे दिए थे उनके लिए भी हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाए थे। वो वीडियो भी आप देख लेना भले ही। कंप्यूटर फंडामेंटल से संबंधित एक वीडियो हमने पहले भी बना रखा है, वो वीडियो भी आप देख सकते हैं, उसमें भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यहाँ से भी दोनों का समावेश करके आप जाओगे तो 101% आपको बड़ा फायदा होगा। ठीक है, अब देखिए सर महेश जी सर क्या कहना चाह रहे हैं। सर ये कहना चाह रहे हैं कंप्यूटर फंडामेंटल का जो पेपर है ना एसईसी का, ये लिखा हुआ ना एसईसी 51T101, ये इसका पेपर कोड है। हाँ सर बिल्कुल सही है। और ये किन स्टूडेंट्स के लिए, ये क्लास किन स्टूडेंट्स के लिए उपयोगी होने वाली है? वे स्टूडेंट जो अभी थर्ड सेमेस्टर में हैं, बिल्कुल। और वे स्टूडेंट जो अभी फिफ्थ सेमेस्टर में हैं, बिल्कुल। लेकिन उनका फर्स्ट सेमेस्टर का बैक है। क्या बैक है? कंप्यूटर फंडामेंटल। समझ में आ रही है बात? तो इसके लिए हमने एक क्लास पहले भी ऑलरेडी डाल रखी है, वो फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए थी। वही बात, आपका भी तो फर्स्ट सेमेस्टर का ही है ना, तो वो उनमें से पूरे क्वेश्चन ही तो कोई एग्जाम में आए ही नहीं। 8-10 क्वेश्चन, 10-15 क्वेश्चन मिले हैं उसमें से, तो बाकी क्वेश्चन इस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप पिछले वाला वीडियो जो कंप्यूटर फंडामेंटल का हमने डाल रखा है वो भी देखें और इस वीडियो को भी आराम से अच्छी तरह अवलोकन करके जाएं। उम्मीद करता हूं कि यहां से आपके ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन मिलने के चांस। पहली बात तो अब ये तो बताना जरूरी नहीं है ही नहीं कि एमसीक्यू आएंगे, यहां से मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन आएंगे। बिल्कुल 40 नंबर का पेपर है आपका, ओ सॉरी 40 क्वेश्चन आएंगे आपके। ये तो आपको बताने की जरूरत ही नहीं है। कम से कम 20 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए। 20 से भी कम हो जाए 18 में भी काम चलेगा, लेकिन 20 क्वेश्चन तो आपके सही होने चाहिए पास होने के लिए। ठीक है, तो ये और सिलेबस भी बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट हो, आप फिफ्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट हो, आपको तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए। अब सिलेबस से कुछ नहीं होने वाला। आपका जो एग्जाम लगने वाला है वो 13 मार्च को है। हाँ सर बिल्कुल सही बोल रहे हो, 13 मार्च को एग्जाम लगने वाला है SCC 51T101। ठीक है ना, कंप्यूटर फंडामेंटल। तो उसी को आधार मान के, उसी को नजर में रखते हुए हम आपके लिए लेकर आए हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्यूटर फंडामेंटल के। तो आ जाइए वीडियो में अंत तक बने रहिए। एक एक क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है, सबसे पहली बात तो कंप्यूटर फंडामेंटल बीए बीएससी बीकॉम तीनों जो स्ट्रीम के स्टूडेंट हैं, बीए बीएससी और बीकॉम जो कर रहे हैं, थर्ड सेमेस्टर में हैं और फिफ्थ सेमेस्टर में हैं, उनका कंप्यूटर फंडामेंटल बैक है उनके लिए। जो फोर्थ सेमेस्टर में है उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन उनका एग्जाम अभी नहीं लगेगा। ठीक है ना, रेगुलर और नॉन कॉलेज दोनों स्टूडेंट्स के लिए ये इंपॉर्टेंट वीडियो है। ओके, तो आ जाइए एक बार सबसे पहले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस का उदाहरण नहीं है? एक बात और बता देता हूं, क्वेश्चन के जो नंबरिंग है वो आगे पीछे हो गए हैं, तो आप उसकी टेंशन ना करें। आप ऐसा नहीं देखें कि सर एक नंबर का क्वेश्चन दोबारा आ गया, सर 2 नंबर का क्वेश्चन दोबारा आ गया। क्वेश्चन आगे पीछे जरूर है, लेकिन सारे क्वेश्चन और कई एक आध क्वेश्चन रिपीट भी हो जाए तो आप टेंशन मत लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस का उदाहरण नहीं है? इनपुट डिवाइस का उदाहरण नहीं है, सबसे नंबर 1 पर आ रहा है कीबोर्ड। ओके, नंबर 1 पर आ रहा है कीबोर्ड, 2 नंबर पे आ रहा है माउस, 3 नंबर पे आ रहा है मॉनिटर, 4 नंबर पे आ रहा है स्कैनर। कौन सा नहीं है? 3 नंबर का नहीं, मॉनिटर। मॉनिटर जो है वो इनपुट का नहीं, आउटपुट का है। ओके ठीक है, नेक्स्ट दूसरे नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की यूआरएल का अर्थ है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिवर्सल रिसोर्स लिंक, यूनिवर्सल रिट्रीवल लिंक और यूनिवर्सल रिट्रीवल लोकेटर। सही उत्तर है ए। यूआरएल का पूरा नाम है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूआरएल का पूरा नाम क्या है? यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर। तीसरे नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक
अस्थायी मेमोरी, अस्थायी भी बोल सकते हैं, आर्टिफिशियल भी बोल सकते हैं, छायांकित मेमोरी भी इसको बोल सकते हैं। रोम, हार्ड डिस्क, रैम और सीडी रोम। सही उत्तर है इसका रैम। रैम एक अस्थायी मेमोरी है, अस्थायी स्मृति है। रैम एक कैसी है? अस्थायी स्मृति है। ओके, नेक्स्ट, ईमेल भेजने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? अगला क्वेश्चन है ईमेल भेजने के लिए, दिख रहा है ना? ईमेल भेजने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? HTTP, SMTP, FTTP, SNMP, किसका उपयोग किया जाता है? सही उत्तर है SMTP। ईमेल भेजने के लिए SMTP प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन, बाइनरी संख्या 1010 दशमलव के बराबर है। किस बाइनरी संख्या 1010 किसके दशमलव किसके बराबर है? 8 के बराबर है कि 9 के बराबर है कि 10 के बराबर है कि 12 के बराबर है? सही उत्तर है 10। सही आंसर इसका क्या होगा? 10 के बराबर है। इसके बाद में नेक्स्ट स्लाइड में निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? आप जब गूगल पे काम करते हो फोन में, या याहू पे काम करते हो, या माइक्रोसॉफ्ट पे काम करते हो, तो ये जो है माइक्रोसॉफ्ट, गूगल वगैरह, याहू वगैरह, ये सारे के सारे क्या है? सर्च इंजन है। तो यहां से क्वेश्चन आ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? गूगल, बिंग, याहू, www.raj.ac.in। तो ये सारे के सारे बिंग्स, गूगल और याहू, ये तीनों के तीनों क्या है? सर्च इंजन है। और www.raj.ac.in ये सर्च इंजन नहीं है, ये तो किसी की साइट है, किसी की आईडी है। ओके, आगे, कंप्यूटर में आंकड़े एकत्रित करने की सबसे बड़ी इकाई। देखो कंप्यूटर में जो आंकड़े होते हैं, जैसे फोन में भी हम आंकड़े एकत्रित करते हैं, तो उसकी एक मेमोरी होती है, जैसे MB, KB, GB, ठीक है ना? इसी प्रकार जो हमारा कंप्यूटर होता है, वो भी आंकड़े जो संचित करता है, वो किस फॉर्म में संचित करता है, उसकी क्या इकाई है, यूनिट क्या है? बाइट है कि सबसे बड़ी इकाई? सॉरी, ये सारी इकाइयां हैं लेकिन बड़ी इकाई, कंप्यूटर में आंकड़े एकत्रित करने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? बाइट है कि किलोबाइट है कि मेगाबाइट है कि गीगाबाइट है? सही उत्तर है डी, गीगाबाइट। कंप्यूटर में आंकड़े एकत्रित करने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? गीगाबाइट। इसके बाद में अगला क्वेश्चन, GUI का पूरा नाम है? GUI का पूरा नाम ग्राफिकल यूजर इंस्टॉलेशन है कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है कि ग्राफिकल यूनिवर्सल इंटरफेस है कि जनरल यूटिलिटी इंटरफेस है? सही उत्तर है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। सही उत्तर है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अवांछित ईमेल क्या कहलाती है? अवांछित ईमेल कई बार बिना चाहते हुए भी, न चाहते हुए भी ईमेल प्राप्त होती है। अवांछित ईमेल क्या कहलाती है? स्पैम कहलाती है, फ्लेम कहलाती है, जंक कहलाती है, बंक कहलाती है? सही आंसर है स्पैम। आपने देखा होगा कई बार अवांछित नंबर हमारे फोन की स्क्रीन पर आते हैं, ठीक है ना, स्पैम लिखा हुआ आता है। तो इसी प्रकार अवांछित ईमेल भी क्या कहलाती है? स्पैम कहलाती है। इसके बाद में इंटरनेट किस प्रकार का नेटवर्क है? इंटरनेट किस प्रकार का नेटवर्क है? फर्स्ट ऑप्शन है इसमें लैन, सेकंड ऑप्शन है इसमें मैन, सही ऑप्शन है वैन और उपयुक्त सभी। सही ऑप्शन है कौन सा? बी, मैन। कंप्यूटर किस प्रकार का नेटवर्क, इंटरनेट किस प्रकार का नेटवर्क है? सही उत्तर है इसका बी। के बाद में अगला प्रश्न, दो असमान लेंस को, असमान नहीं है बेटा, असमान है ये। ठीक है, इसको काट देते हैं। दो असमान दो असमान लेंस को जोड़ता है, कौन जोड़ता है? रिपीटर जोड़ता है कि राउटर जोड़ता है कि नोड्स जोड़ता है कि गेटवे? सही उत्तर है इसका गेटवे। दो असमान लेंस को कौन जोड़ता है बेटा? गेटवे के द्वारा दो असमान लेंस लाइंस जो है वो जुड़ती है। उसके बाद में ईमेल द्वारा, ईमेल द्वारा भेजा जा सकता है। ईमेल द्वारा क्या भेज सकते हैं? देखो इसमें नहीं दिख रहा हो तो मैं बता देता हूं, ईमेल द्वारा क्या क्या भेज सकते हैं। सबसे पहले है लेटर, पत्र भी भेज सकते हैं ईमेल द्वारा। पहला ऑप्शन है पत्र, हाँ पत्र भेज सकते हैं सर। चित्र भी भेज सकते हैं, बिल्कुल चित्र भी भेज सकते हैं। इसके अलावा और क्या कह रहा है सर? फाइल, बिल्कुल ईमेल के द्वारा हम फाइल तो भेज ही देते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा अगला ऑप्शन है उपयुक्त सभी, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। ईमेल के द्वारा हम पत्र भी भेज सकते हैं, चित्र भी भेज सकते हैं, फाइल भी भेज सकते हैं और सारे के सारी चीजें भेज सकते हैं। उपयुक्त सभी आंसर हो जाएगा इसमें। ओके, आगे देखिए, लाइनक्स है। एक बात और मैं बता देता हूं, 4 यूनिट है आपकी। 4 यूनिट के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उन सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक का यहाँ पर समावेश किया गया है। कई स्टूडेंट ये कमेंट करे हैं कि सर फर्स्ट यूनिट के क्वेश्चन कौन से हैं, सेकंड यूनिट के क्वेश्चन कौन से? सारी यूनिट के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं
जहां से क्वेश्चन आ रहे हैं, आते हैं और पिछले साल भी आए हैं, उन्हीं का समावेश यहां किया गया है। ओके, लाइनक्स है। लाइनक्स क्या है? अकाउंटिंग सिस्टम है, इन्वेंट्री सिस्टम है कि ऑपरेटिंग सिस्टम है कि नॉन ऑपरेटिंग सिस्टम है? सही उत्तर है इसका, उत्तर से ऑपरेटिंग सिस्टम। सही आंसर इसका क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके अलावा लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है? लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है? सिंगल यूजर है कि मल्टीटास्किंग यूजर है कि सिंगल टास्किंग है कि इनमें से कोई नहीं? तो लाइनक्स ऑपरेटिंग जो सिस्टम है वो मल्टीटास्किंग सिस्टम है। ओके, के बाद में एएलयू का पूरा नाम कई बार पूछा गया, बहुत बार पूछा गया है। अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट है कि अलाउड लॉजिकल यूनिट है कि ऑस्की लॉजिक यूनिट है कि अर्थमेटिक लिस्ट यूनिट है? बहुत बार पूछा गया है ये। ठीक है, एएलयू का पूरा नाम बताइए। एएलयू का पूरा नाम सबसे पहले आ गया अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। ओके, के बाद में आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। साइबर सुरक्षा प्रदान करती है? साइबर सुरक्षा सुरक्षा प्रदान करती है? मेलवेयर के खिलाफ, साइबर आतंकियों आतंकवादियों के खिलाफ, किसी उपकरण को खतरे से बचाता है? उल्लेखित सभी बिल्कुल सही है। साइबर जो क्राइम करने वाले हैं वो फ्रॉड करते हैं किसके? नेटवर्क के द्वारा। हमारे फोन्स को, हमारी जो चैट है उनको, हमारी जो मेल आईडी है उनको, हमारे जो डाटा है उनको, हमारे विभिन्न प्रकार के जो संग्रहित डाटा है हमारे कंप्यूटर में, हमारे फोन में, उनको हैक करते हैं। तो मेलवेयर के खिलाफ भी वो, ये जो साइबर सुरक्षा है वो मेलवेयर के खिलाफ भी सुरक्षा प्रदान करती है, साइबर आतंकवादियों के खिलाफ भी, और किसी उपकरण को खतरे से बचाती है। बिल्कुल सही बात है और उल्लेखित सभी विकल्प सही हैं। इसके बाद में अगला प्रश्न, साइबर सुरक्षा के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? सबसे पहले साइबर सुरक्षा के बारे में किसने बताया कि इस प्रकार हम बच सकते हैं? रॉबर्ट ने, अगस्ते केरखोफ्स ने, बॉब थॉमस ने और चार्ल्स ने। उत्तर नंबर 2 सही है इसका। अगस्त कोरखॉफ्स ने सबसे पहले बताया कि किस प्रकार से यह, मतलब साइबर सुरक्षा के ये जनक माने गए हैं। आगे देखिए, नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा साइबर सुरक्षा का एक प्रकार है? क्लाउड सुरक्षा, एप्लीकेशन सुरक्षा, क्लाउड सुरक्षा। ये 2 बार आ गया, कोई बात नहीं। ऊपर लिखित सभी विकल्प साइबर सुरक्षा के एक प्रकार है। इसके बाद में निम्नलिखित में से कौन सा कार्य साइबर अपराध नहीं है? सेवा से इनकार करना, मध्य में बैठा आदमी, फिशिंग, एईएस। यहां पर एईएस जो है वो एईएस का मतलब है एडवांस एनक्रिप्शन स्टैंडर्ड, जो डेटा को एनकोड करके सुरक्षित रखता है। ये साइबर अपराध नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, साइबर सुरक्षा के निम्नलिखित लाभों में से कौन सा लाभ सत्य नहीं है? सिस्टम धीमा हो रहा है, कंप्यूटर धीमा चल रहा है और क्रैश हो रहा है, उपयोगकर्ता को गोपनीयता प्रदान करें, सिस्टम को वायरस से सुरक्षित रखता है। सबसे पहले सिस्टम धीमा चल रहा है। ओके, साइबर स्पेस शब्द किसने दिया, किसने गढ़ा या किसने दिया, किसने प्रतिपादित किया? एक ही बात है। चलो, दिख रहा है ना? साइबर स्पेस शब्द किसने दिया? सर्वप्रथम साइबर स्पेस शब्द दिया विलियम गिब्सन ने सर्वप्रथम साइबर स्पेस नामक शब्द दिया। के बाद में अगला क्वेश्चन, नीचे दी गई तकनीकों में से कौन सी ऐसी तकनीक है, ऐसी हैकिंग तकनीक है जिसमें साइबर अपराधी धोखा देने या अधिक ट्रैफिक प्राप्त करने के लिए काल्पनिक वेब पेज या डोमेन बनाते हैं? फार्मिंग, नकल करना, स्पैमिंग, वेबसाइट डुप्लीकेशन। इसमें है फार्मिंग एक ऐसी विधि और तकनीक है जिसका उपयोग साइबर अपराधी नकली वेबसाइटों और डोमेन बनाकर लोगों को, हाँ बिल्कुल, बहुत चल रहा है आजकल तो ये साइबर का तो इतना ज्यादा चल रहा है, मैं क्या बताऊं। नकली वेबसाइट बना देते हैं, किसी बैंक की बना देते हैं, किसी लोन देने वाली कंपनी की बना देते हैं ये साइबर अपराधी, और फिर क्या करते हैं, हमें वो अपना लिंक भेजते हैं और कहते हैं कि हाँ आपको हमने इतना पैसा भेजा है, आप अपने अकाउंट में जाकर चेक कीजिए। ऐसी फ्रॉड, बैंकों से संबंधित हुबहू ऐसी नकल, ऐसी सेम टू सेम क्या वेबसाइट बना लेते हैं, और उसको हम जैसे ही क्लिक करते हैं हमारी सारी डिटेल, बैंक अकाउंट की सारी डिटेल उनके पास चली जाती है, और पलक झपकते ही वो अपने खाते से पैसा, अपने डाटा, सारा सब कुछ चुरा लेते हैं। ठीक है ना? तो फार्मिंग एक ऐसी विधि है
ऐसी विधि और तकनीक है जिसका उपयोग साइबर अपराधी नकली वेबसाइट बना लेते हैं, इससे फार्मिंग के द्वारा बना लिए और बनाकर लोगों को क्या करते हैं, धोखा देते हैं। हाँ, बिल्कुल बचना चाहिए। ये पढ़ने के साथ-साथ ये अच्छी बातें हैं। आजकल एक सिस्टम और चल रहा है, टीवी में बार-बार ऐड भी आ रहा है। झूठ-मूठ में कोई कॉल करते हैं, मैसेज कर देते हैं, शादी वगैरह का इन्विटेशन वगैरह भेज देते हैं, हम दूर के नाती हैं, हमने आपको शादी का इन्विटेशन भेजा। हम जैसे ही उस पे जो वेडिंग इन्विटेशन आता है उस पर क्लिक करते हैं और शादी का निमंत्रण तो खुलता नहीं है और अपना बैंक अकाउंट साफ हो जाता है। इसलिए वो आता है ना बार-बार, मैं मूर्ख नहीं हूँ। नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा साइबर हमलावरों का एक लोकप्रिय शिकार है जो किसी लक्षित या पीड़ित उपयोगकर्ता का आईपी पता प्राप्त करना चाहते हैं? मतलब वो किसके द्वारा, ऐसा कौन सा उनका हथियार है जिससे वो तुरंत किसी भी पीड़ित का या किसी भी व्यक्ति का क्या आईपी प्राप्त कर लेते हैं? ईमेल के द्वारा, वेबसाइटों के द्वारा, आईपी ट्रेसर के द्वारा, वेबसाइटों के द्वारा वो क्या कर लेते हैं, किसी भी व्यक्ति का आईपी प्राप्त करना चाहते हैं। ओके, इसके अलावा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पीयर टू पीयर साइबर अपराध का एक रूप नहीं है? पीयर टू पीयर साइबर अपराध का एक रूप नहीं है। ट्रोजन को लक्षित डिवाइस में प्रत्यारोपित किया जाता है, डीप वेब पर भुगतान संबंधी जानकारी लीक हो जाती है, मिमी फिशिंग। सही उत्तर है इसका बी, डीप वेब पर भुगतान संबंधी जानकारी लीक हो जाती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसी प्रणाली या नेटवर्क को नुकसान पहुंचाने, भ्रष्ट करने या धमकी देने के कर्ते को निम्नलिखित में से किस प्रकार से परिभाषित किया जाता है? किसी प्रणाली या नेटवर्क को नुकसान पहुंचाने, भ्रष्ट करने, धमकी आती है केवल, डिजिटल अपराध कहलाता है कि धमकियां कहलाती है कि सिस्टम अपहरण कहलाता है कि साइबर हमला कहलाता है? बिल्कुल सही, साइबर हमला। मतलब कोई व्यक्ति, वह प्रणाली जिसमें नेटवर्क को भ्रष्ट करने, धमकी करते, नेटवर्क को नुकसान पहुंचाने, भ्रष्ट करने या धमकी देने के कर्ते को क्या कहते हैं? साइबर हमला कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी कंपनी या एजेंसी की आईटी सुरक्षा का प्रबंधन और रखरखाव किसके द्वारा किया जाता है? सही उत्तर है इसका डी, आईटी सुरक्षा इंजीनियर। ये एक ऐसा ऐसा पैसा है, मतलब यहाँ आईटी सुरक्षा इंजीनियर वो व्यक्ति हैं जिसमें एक पेशेवर किसी भी फर्म या संगठन के लिए विभिन्न प्रणालियों और सुरक्षा उपकरणों का विकास और रखरखाव करता है। मतलब आईटी सुरक्षा इंजीनियर जो हैं वो कंपनी के सारे डाटा, सारे आंकड़े इस प्रकार सुरक्षित रखते हैं कि कंपनी को किसी प्रकार से कोई नुकसान नहीं हो, उनके डाटा चोरी नहीं हो बिल्कुल भी। आगे देखिए, नीचे दिए गए विकल्प में से कौन सा इंटरनेट धोखाधड़ी का उदाहरण है जिसमें साइबर अपराधी किसी उपभोक्ता को डिजिटल रूप से राजी करके उससे व्यक्तिगत डेटा प्रकट करवा लेते हैं? ऐसा कौन सा धोखाधड़ी का उदाहरण बताना? MITM हमला, फिशिंग हमला, वेबसाइट पर हमला और डोस पर हमला। बी, फिशिंग हमला। फिशिंग हमला करके जो भी डिजिटल करता है, जैसे हम अपना फोन चला रहे हैं, अपना लैपटॉप चला रहे हैं, कंप्यूटर चला रहे हैं, तो उसको किस प्रकार से राजी कर लेते हैं और उससे क्या कर लेते हैं, डेटा प्रकट करवा लेते हैं, वो विधि क्या कौन सी है? फिशिंग हमला। नीचे दिए गए अगला क्वेश्चन, नीचे दिए गए सुरक्षा एन्क्रिप्शन मानकों में से कौन सा सबसे कमजोर है? सुरक्षा की जो दृष्टि से कौन सा कमजोर मानक है? WPA3, WPA2, WPA और WEP। सही उत्तर है इसका कमजोर मानक कौन सा है? डी, मतलब WEP। WEP का मतलब है वाइड इनक्रिप्टेड प्राइवेसी है, ये सबसे असुरक्षित एंटीक्रिप्टेड प्रोटोकॉल है। मतलब आप ये तीन प्रोटोकॉल अपनाकर WPA3, WPA2 और WPA ये तो अपनाओगे तो आपका सुरक्षित रहेगा लैपटॉप वगैरह जो भी डिजिटल आप यूज कर रहे हो। इसके अलावा जो WEP है, ये अगर अपनाओगे वाइड इंक्लूडेंट प्राइवेसी, तो ये सबसे असुरक्षित प्रोटोकॉल है। आगे आ जाइए, नीचे दिए गए उपायों में से कौन सा उपाय डेटा लीक के जोखिम को कम करने में मदद करता है? मतलब ऐसे हम क्या उपाय करें, क्या हम कौन सा तरीका अपनाएं जिससे हमारा डेटा लीक नहीं हो? स्टेनोग्राफी, कोरियोग्राफी, क्रिप्टोग्राफी, प्रमाणीकरण। ए उत्तर सही है, स्टेगनोग्राफी। स्टेगनोग्राफी का कार्य सूचना को गैर संदिग्ध तरीके से छिपाना है। मतलब स्टेगनोग्राफी एक ऐसी तकनीक है जो हमारे जितने भी डाटा है उनको ऐसी जगह या इस प्रकार से छुपाती है कि जो साइबर अपराधी उनको पता नहीं लगता है। ठीक है ना? आगे देखिए भाई साहब, ये किसी निगम, फर्म या संगठन के भीतर सूचना सुरक्षा नीति को निर्देशित करने की अवधारणा है। इस संदर्भ में ये वास्तव में क्या है? गोपनीयता। मतलब कोई भी फर्म है, कोई भी संस्था है, उसकी सूचनाएं, उनकी जो सूचनाएं हैं वो एक जगह
निर्देशित है। इस संदर्भ में वास्तव में उसको क्या कहेंगे? गोपनीयता कहेंगे कि गैर परित्याग कहेंगे कि CIA ट्राइड कहेंगे कि सत्यता कहेंगे? उसको कहेंगे CIA ट्राइड। सही उत्तर है सी। सही उत्तर है उसका सी। सीआई ट्राइड सबसे लोकप्रिय और अक्सर इस्तेमाल किया जाने वाला दृष्टिकोण है जो सूचना को गोपनीयता पर केंद्रित करता है। ओके, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, ये तो आ गया अभी। सीआई ट्राइड सबसे लोकप्रिय, ये तो आ गया। ओके, ये देख लो 16 नंबर का क्वेश्चन। 16 नंबर का क्वेश्चन, खालिस्तान का अर्थ है अज्ञात उपयोगकर्ता द्वारा छेड़छाड़ से डेटा की सुरक्षा, गोपनीयता, अखंडता, प्रमाणीकरण, गैर परित्याग। सही उत्तर है इसका अखंडता। अखंडता का अर्थ है अज्ञात उपयोगकर्ता द्वारा छेड़छाड़ से डेटा की सुरक्षा, वो कहलाता है बेटा अखंडता। ओके, के बाद में क्वेश्चन नंबर 17, नीचे दिए गए उपायों में से कौन सा उपाय निजता की सुरक्षा का अच्छा साधन नहीं है? मतलब अपने जो जो प्राइवेसी है ना, प्राइवेसी का सबसे अच्छा साधन नहीं है। बायोमेट्रिक सत्यापन, आईडी और पासवर्ड आधारित सत्यापन, दो कारक प्रमाणीकरण, फोन बंद करना। नहीं, फोन बंद करके तो ये तो फोन बंद करने का तो बिल्कुल साधन नहीं, बिल्कुल ये कहना नहीं अच्छा साधन नहीं है। तो फोन बंद करने से तो आप अपनी प्राइवेसी नहीं छुपा सकते, ठीक है ना। तो आप बायोमेट्रिक सत्यापन से ही बिल्कुल प्राइवेसी, क्योंकि खुद जाओगे तभी आपके डाटा वगैरह लीक होंगे। ओके, आईडी और पासवर्ड, पासवर्ड किसी को बताओगे तभी आपकी प्राइवेसी लीक होगी। और दो कारक प्रमाणीकरण, ये तो इसके साधन है, लेकिन फोन बंद करना कोई साधन नहीं है। फोन बंद कर लोगे लेकिन फिर भी जो साइबर अपराधी हैं वो आपके डाटा चोरी कर लेंगे, आपकी प्राइवेसी लीक कर देंगे। ओके, ये कहना ना कि साधन नहीं है। आगे आ जाओ, जब खालिस्तान डेटा के प्रभारी होते हैं तो डेटा की अखंडता खतरे में पड़ जाती है। सही उत्तर है इसका सी। पहुंच, जब पहुंच नियंत्रण और फाइल अनुमति डेटा के प्रभारी होते हैं तो अखंडता खतरे में पड़ जाती है, उसका सही उत्तर है बेटा सी। आगे देखो, निम्नलिखित में से कौन सा सोशल इंजीनियरिंग हमले का उदाहरण है? सोशल इंजीनियरिंग हमले का उदाहरण, ये पहले भी क्वेश्चन आ गया, फिशिंग। फिशिंग करके ही ये क्या करते हैं, फिशिंग करने के बाद में ये अपने डेटा चोरी करते हैं। एक्सक्लूसिव इंजेक्शन, फिशिंग, ब्रूट फोर्स, डीडोएस। सही उत्तर है इसका फिशिंग। के बाद में नंबर दो, नंबर दो क्या कह रहा है? वैध सॉफ्टवेयर के रूप में छिपे हुए किस प्रकार के मेलवेयर जानकारी चुरा सकते हैं या अनाधिकृत पहुंच प्रदान कर सकते हैं? ए ऑप्शन है कीड़ा, दूसरा ऑप्शन है वायरस, तीसरा ऑप्शन है ट्रोजन हॉर्स और चौथा ऑप्शन है स्पाईवेयर। सही आंसर है उसका ट्रोजन हॉर्स। ट्रोजन हॉर्स के द्वारा ये अनाधिकृत जो डाटा है उन पर जानकारी चुरा सकते हैं। किस खतरे से, किस खतरे में उपयोगकर्ता के डाटा को एंक्रिप्ट करके बंधक बनाना और भुगतान की मांग करना शामिल है? मतलब डाटा चोरी कर लेते हैं और डाटा चोरी करके उसको लीक करने की धमकी देकर फिर उनसे पैसे मांगते हैं। वो किसके द्वारा? स्पाईवेयर के द्वारा, रैंसमवेयर के द्वारा, एडवेयर के द्वारा और ट्रोजन के द्वारा। रैंसमवेयर एक ऐसी तकनीक है जिसके द्वारा डेटा को एंक्रिप्ट करके बंधक बना लिया जाता है और भुगतान की मांग करते हैं, पैसे मांगते हैं। सही, सही उत्तर है इसमें बी। आ जाइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मैन इन द मिडल, MTM, मैन इन द मिडल हमले को सबसे अच्छी तरह से इस प्रकार वर्णित किया जा सकता है। एक ऐसा हमला जो नेटवर्क को ट्रैफिक से भर देता है। एक हमला, एक हमलावर द्वारा दो पक्षों के बीच संचार को बाधित करना। एक मेलवेयर जो स्वयं की प्रतिकृति बनाता है। और डी है ईमेल घोटाला। इसमें सही उत्तर है बेटा बी, मतलब मैन इन द मिडल। मैन इन द मिडल हमले को सबसे अच्छी तरह से इस प्रकार वर्णित किया जा सकता है। सही उत्तर है बी, एक हमलावर द्वारा दो पक्षों के बीच संचार को बाधित करना। हमलावर क्या कर देता है? दो पक्षों के बीच जो भी कम्युनिकेशन हो रहा है उसको क्या कर देता है? रोक देता है। ओके, 5 नंबर क्या कह रहा है? 5 नंबर, डिनोयल ऑफ सर्विस, डॉस हमले का उद्देश्य क्या होता है? पासवर्ड चुराना, फाइलों को एनक्रिप्ट करना, किसी सिस्टम या नेटवर्क को उपयोगकर्ताओं के लिए अनुपलब्ध करवाना, ब्राउजिंग इतिहास पर जासूसी करना। सही उत्तर है इसका सी, किसी सिस्टम या नेटवर्क को उपयोगकर्ता के लिए अनुपलब्ध करवाना।
फिशिंग का तो आ ही गया अपने पास, ये तो आ ही गया, दोबारा से आ रहा है। ओके, आगे देखिए, सूचना आईटी से संबंधित सवाल आएंगे। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम कब लागू हुआ? पहला क्वेश्चन तो यही आ जाता है अक्सर। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम कब लागू हुआ? 2000, ठीक है ना। अपराधों और ई कॉमर्स के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करता है। इसमें 13 अध्याय और 90 से अधिक धाराएं, ठीक है ना, जिसमें ये प्रमुख धाराएं हैं 66, 67, 72, 79, जो डेटा चोरी, हैकिंग और अश्लील सामग्री के प्रसारण के लिए दंडित करती है। ओके, हाँ सर, बिल्कुल। आ जाइए, अब इससे पहला सवाल, आईटी एक्ट 2000 से सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम आईटी एक्ट भारत में कब लागू हुआ? भारत में लागू हुआ बेटा 17 अक्टूबर 2000 को। 17 अक्टूबर 2000 को सबसे पहले लागू हुआ भारत में सूचना। 17 अक्टूबर 2000 को सबसे पहले भारत में आईटी एक्ट लागू हुआ। ओके, के बाद में आईटी अधिनियम 2000 में कुल कितने अध्याय और अनुसूचियां? अभी तो हमने बात करी थी 13 अध्याय व 4 अनुसूचियां। 13 अध्याय व 4 अनुसूचियां, सही उत्तर हो जाएगा इसका बी। ओके, आगे, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी अधिनियम की कौन सी धारा पहचान की चोरी, आइडेंटिटी थीफ, ठीक है ना, आइडेंटिटी थीफ के लिए सजा का प्रावधान करती है? कौन सी धारा? मतलब पहचान की, अगर किसी ने किसी की आइडेंटिटी की चोरी की है ना, तो उसमें कौन सी धारा लगेगी? वो धारा है धारा 66C। भी उत्तर सही हो जाएगा इसका। कौन सी धारा पहचान की चोरी के लिए? धारा 66C। ओके, कंप्यूटर संसाधनों के साथ छेड़छाड़ किस धारा के अंतर्गत आता है? कंप्यूटर संसाधनों के साथ अगर कोई छेड़छाड़ करता है तो किस धारा के अंदर आता? धारा 65। आईटी एक्ट 2000 की धारा 67 किससे संबंधित है? हैकिंग से, इलेक्ट्रॉन रूप से अश्लील सामग्री प्रसारित करना उससे, साइबर आतंकवाद से, डेटा सुरक्षा से। तो सही उत्तर है उसका बी, इलेक्ट्रॉनिक रूप से अश्लील सामग्री को प्रसारित करोगे आप, इलेक्ट्रॉनिक रूप से अश्लील सामग्री को अगर आप प्रसारित करोगे तो आपको धारा 66 के तहत सजा हो सकती है। ओके, आगे देखो, साइबर आतंकवाद के लिए दंड किस धारा में? अगर कोई साइबर क्राइम करता है और साइबर क्राइम करने के बाद में पकड़ा जाता है, पकड़ा तो जाएगा, वो तो जाता है क्या? पकड़ा जाएगा। साइबर क्राइम जो करेगा तो पकड़ा तो जाएगा जाएगा। तो उसके लिए किस धारा में दंड का उल्लेख किया गया है? धारा 66F, ठीक है ना। धारा 66F ऐसी धारा है जिसमें साइबर क्राइम करने के बाद में उसको दंड देने का प्रावधान है। आईटी अधिनियम 2000 का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? केवल कंप्यूटर बेचना, ई कॉमर्स को कानूनी मान्यता देना, केवल इंटरनेट बंद करना, सॉफ्टवेयर बनाना। ई कॉमर्स को कानूनी मान्यता देना, कंप्यूटर बेचना नहीं है, इंटरनेट देना नहीं है ना। ई कॉमर्स को कानूनी मान्यता देना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। डिजिटल हस्ताक्षर को कौन सी धारा मान्यता देती है? डिजिटल हस्ताक्षर को कौन सी धारा मान्यता? धारा 5। ये उत्तर सही है इसमें। धारा नंबर 5 जो है वो डिजिटल हस्ताक्षर। आपने देखा होगा कि जब आप अपना मूल निवास बनाने जाते हो, जाति प्रमाण पत्र बनाने जाते हो, कोई भी प्रमाण पत्र बनाने जाते हो, तो आजकल तहसीलदार, एसडीएम साहब, कलेक्टर साहब के साइन कराने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट आपको सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद में ई मित्र वाले भाई साहब जो हैं वहां से डिजिटल जो हस्ताक्षर हैं वो प्रिंट करके आपको अपना जो कार्ड है वो बना के दे देते हैं। तो वो कौन सी धारा के तहत आ रहा है? वो धारा नंबर 5। ओके, धारा 72 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति किसी गोपनीयता का उल्लंघन करता है तो उसे हो सकती है किसी की प्राइवेसी को, अगर कोई व्यक्ति बाहर किसी को बताता है तो उसको 2 साल तक की कैद या 1 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। सर नंबर बी सही है। 2 साल तक की जेल, कैद हो सकती है और 1 लाख रुपए का जुर्माना भी हो सकता है। ओरिजिनेटर का अर्थ आईटी एक्ट 2020 में क्या? ओरिजिनेटर किसे कहेंगे? आईटी एक्ट के तहत संदेश भेजने वाला, संदेश जो भेजने वाला है वो क्या कहलाएगा? ओरिजिनेटर। इंटरनेट जिसे कभी संक्षिप्त में नेट कहा जाता है, हाँ नेट भी कहते हैं सर, नेट नहीं पकड़ रहा, नेट नहीं चल रहा। इंटरनेट जिसे कभी कभी छोटे शब्दों में, शॉर्ट रूप में, संक्षिप्त में नेट भी कहा जाता है। क्या है इंटरनेट? एक विशाल नेटवर्क है जो दुनिया भर के कंप्यूटरों को जोड़ता है। एक आंतरिक संचार प्रणाली है, सरकार के लिए एक संचार प्रणाली उपयोग से। बिल्कुल सही बात है।
एक विशाल नेटवर्क है जो दुनिया भर के कंप्यूटरों को आपस में जोड़ता है, उसको कहते हैं इंटरनेट। आ जाओ, विश्व भर में नेटवर्कों के संबंध में अंतर संबंध को किस प्रकार जाना जाता है? मतलब विश्व भर में जितने भी नेटवर्क आपस में जुड़े हुए हैं ना, तो वो क्या कहलाता है? वो संचार कहलाता है कि इंटरनेट कहलाता है कि वेब पेज कहलाता है कि इथरनेट कहलाता है? ऑप्शन बी सही है, वो कहलाता है इंटरनेट। दुनिया भर के कंप्यूटरों को जो आपस में जोड़े रखता है नेटवर्कों को, वो इंटरनेट। इंटरनेट की अवधारणा की उत्पत्ति कब हुई? इंटरनेट की अवधारणा की उत्पत्ति 1969 1969 में। आगे का क्वेश्चन, इंटरनेट की उत्पत्ति की अवधारणा से इसका विकास हुआ। किसका विकास हुआ? माइक्रोसॉफ्ट का विकास हुआ, आईबीएम का विकास हुआ, कि एआरपीएन नेट का विकास हुआ, कि वेब का विकास हुआ? सही उत्तर है सी, एनआरपीए नेट। एनआरपी नेट का मतलब है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, जो कंप्यूटरों का नेटवर्क है, ठीक है ना? तो इंटरनेट की उत्पत्ति की अवधारणा से इसका विकास हो गया, किसका? एआरपी नेट। के बाद में 1969 में एआरपीएन नेट का विकास किस देश के द्वारा किया गया? सबसे पहले किसके द्वारा किया गया? फ्रांस, इंग्लैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस। सही उत्तर है इसका संयुक्त राज्य अमेरिका। एआरपी नेट का विकास सबसे पहले यूनाइटेड स्टेट अमेरिका के रक्षा विभाग द्वारा किया गया था। प्रारंभ में एनआरपी नेट का मूल उद्देश्य सरकार के विभिन्न जो निकायों के बीच संचार प्रदान करना था, ताकि परमाणु हमलों के दौरान किसी का भी संपर्क सुनिश्चित किया जा सके। उस समय तो मुख्य उद्देश्य यही था, जो बार बार परमाणु हमले हो रहे थे, तो उनसे एक देश दूसरे देश के बीच में कम्युनिकेशन बना रहे। ओके, लेकिन आजकल तो ऐसा नहीं है। बाद में एनआरपी नेट को विभिन्न देशों में शैक्षिक, आजकल तो परमाणु हमले की तो छोड़ दो, इसका जो यूज है ना, वो शैक्षिक क्षेत्रों में, मतलब पढ़ाई के में, व्यवसाय में और चिकित्सा में विभिन्न प्रकार के उद्देश्यों के लिए खोला गया, फिर भी इसे इंटरनेट के रूप में जाना जाता है। ओके, आगे देखिए, किसी वेब पेज तक पहुंचने के लिए यूआरएल आवश्यक है। यूआरएल का पूरा नाम, बिल्कुल बहुत अच्छा प्रश्न है, शानदार क्वेश्चन है ये। किसी वेब पेज तक पहुंचने के लिए यूआरएल आवश्यक है, बिल्कुल। यूआरएल का पूरा नाम है, वेब एड्रेस भी कहा जाता है यूआरएल से, वेब एड्रेस भी कहा जाता है। यूआरएल का पूरा नाम है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर इसका पूरा नाम है। इसके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। यूआरएल, इसे वेब एड्रेस भी कहा जाता है, एक अद्वितीय पूर्ण इंटरनेट पता है। यहाँ से पूरा इंटरनेट का पता लगता है, जिसका उपयोग वर्ल्ड वाइड वेब पर www पर वेब पेज की पहचान करने के लिए किया जाता है। वर्ल्ड वाइड वेब में अरबों वेब पेज होते हैं। कई कंप्यूटरों में मौजूद HTML का उपयोग करके बनाया गया है। HTML का उपयोग करके आपस में जुड़े कई कंप्यूटर सिस्टम में मौजूद बी और सी दोनों, बी और सी दोनों मतलब HTML का उपयोग करके बनाया गया है। मतलब ऑप्शन नंबर डी सही है। ओके, ऑप्शन नंबर डी सही है, बी और सी दोनों HTML का उपयोग करके आपस में जुड़े कई कंप्यूटर सिस्टमों में मौजूद। ओके, आगे आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, लिनक्स, ओरेकल, डीओएस। तो कौन सा नहीं है? ओरेकल नहीं है, ओरेकल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। डोस में फाइल का नाम अधिकतम लंबाई कितनी हो सकती है? डोस में फाइल नाम की अधिकतम लंबाई कितनी हो सकती है? 8। ठीक है। पहला ऑपरेटिंग सिस्टम कब विकसित हुआ? पहला ऑपरेटिंग सिस्टम 1950 में। सही उत्तर है इसका 1950 में विकसित हुआ। आगे देखिए, MS विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम कब प्रसारित हुआ? 1995। निम्नलिखित में से नोटपैड का, वर्डपैड और नोटपैड का एक्सटेंशन क्या होता है? टेक्स्ट, TXT। ठीक है, नोटपैड पर काम करते हैं तो ये लिखा हुआ आता है TXT। ओके, के बाद में ऑपरेटिंग सिस्टम किस तरह का सॉफ्टवेयर है? ऑपरेटिंग सिस्टम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, कि सिस्टम सॉफ्टवेयर है, कि यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, कि इनमें से कोई नहीं? तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर है बेटा। ओके, आंसर नंबर बी सही हो जाएगा इसमें। निम्नलिखित में से कौन सा एक सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, निम्नलिखित में से एक कौन सा सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है? लाइनेक्स है,
यूनिक्स है, एमएस डोस है, विंडोज है। एमएस डोस, एमएस डोस एक सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। एमएस डोस एक सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। के आगे का क्वेश्चन देखते हैं। बूटिंग के समय ऑपरेटिंग सिस्टम, बूटिंग के समय ऑपरेटिंग सिस्टम के मुख्य भाग को मुख्य मेमोरी में लोड करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऑपरेटिंग सिस्टम के मुख्य भाग को मुख्य मेमोरी में लोड करने की जो क्षमता वो क्या कहलाती है? कर्नल कहलाती है, बूट स्टेप लोडर कहलाती है, कि सेल कहलाती है, कि बायोस कहलाती है? सही उत्तर है इसका बी, बूट स्टेप लोडर। बूट स्टेप लोडर क्या है? बूट स्टेप लोडर बूटिंग के समय ऑपरेटिंग सिस्टम के मुख्य भाग को मुख्य मेमोरी में लोड करने की प्रक्रिया है। ओके, आगे देखो अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? यूनिक्स, पास्कल, विंडोज 95, एमएस डोस। तो पास्कल ये एक प्रोग्रामिंग भाषा है। पास्कल प्रोग्रामिंग भाषा है। ऑपरेटिंग सिस्टम यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज 95 ऑपरेटिंग सिस्टम है, एमएस डोस भी ऑपरेटिंग सिस्टम है। लेकिन ऑप्शन बी सही हो जाएगा बेटा। पास्कल जो है वो एक प्रकार की क्या है? लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, कंप्यूटर की लैंग्वेज है। ओके, के बाद में प्रोग्रामिंग में पीएचपी का, पीएचपी क्या है? प्रोग्रामिंग में पीएचपी क्या है? जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एक ऑपरेटिंग सिस्टम, डेटाबेस सॉफ्टवेयर, मशीन लैंग्वेज। सही उत्तर है इसका ए, जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सूचना प्रौद्योगिकी का प्रमुख कार्य, सूचना प्रौद्योगिकी आईटी का प्रमुख कार्य क्या है? डेटा को स्टोर करना, डेटा प्रोसेस करना, डेटा ट्रांसफर करना, उपयुक्त सभी। सूचना प्रौद्योगिकी का सारे कार्य डेटा को स्टोर भी करती है, प्रोसेस भी करती है, ट्रांसफर भी करती है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन, कौन सी मेमोरी कंप्यूटर को बंद करने पर अपना डेटा खो देती है? रोम, रैम, हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव। सही ऑप्शन है इसका रैम, वोलेटाइल मेमोरी जिसको कहते हैं। ओसीआर का पूरा नाम, ओसीआर का पूरा नाम है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर भी नहीं है, ऑनलाइन कैरेक्टर रीडर भी नहीं है, और ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर भी नहीं है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, सी इसका सही ऑप्शन है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। इसके अलावा अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा हार्डवेयर डिवाइस है? विंडोज, एमएस ऑफिस, मॉनिटर, एंटीवायरस। एक, दो और तीन, ए बी और डी, ए बी और डी ये तो वायरस है, लेकिन एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है। तो मॉनिटर जो है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर के वे पार्ट जिनको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, हार्डवेयर कहलाते हैं। कंप्यूटर के वे पार्ट जिनको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, केवल उनके द्वारा हम काम करते हैं, वो कहलाते हैं सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पर हार्डवेयर पूछा, तो हार्डवेयर कौन है बेटा? मॉनिटर। आगे आ जाइए, आईटी में सबसे आम इंटरनेट प्रोटोकॉल कौन सा है? एफटीटी, टीएसपी, एचटीटीपी, एसएमटीपी। सही उत्तर है इसका बी, टीसीपी। टीसीपी सबसे आम प्रोटोकॉल है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम डीबीएमएस के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर उपयोग किया जाता है? एमएस पेंट, ऑरकल, नोटपैड, गूगल क्रोम। तो सही उत्तर है इसका ऑरकल, बी उत्तर हो जाएगा बेटा। अगला देखिए, कंप्यूटर की सबसे छोटी स्टोरेज यूनिट कौन सी होती है? सबसे बड़ी जो होती है, हमने एक क्वेश्चन बात करी, सबसे बड़ी तो होती है गीगाबाइट, और सबसे छोटी होती है बिट। बिट कंप्यूटर की सबसे छोटी स्टोरेज यूनिट है। आगे देखिए, एस एस एल का पूरा नाम, एस एस एल का पूरा नाम सिक्योर सॉकेट लेयर, सिक्योर सॉकेट लेयर, सिक्योर सॉकेट लेयर। ए उत्तर सही हो जाएगा इसमें, ठीक है ना। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का उद्देश्य क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उद्देश्य केवल डेटा स्टोर करना, कंप्यूटर को स्मार्ट बनाना, नेटवर्किंग स्पीड बनाना, वायरस को हटाना। सही उत्तर हो जाएगा इसका बी, कंप्यूटर को स्मार्ट बनाना। ओके, आगे देखो, लैन, एल ए एन का पूरा नाम लोकल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क। पहला ही ऑप्शन सही है इसमें, पूछा गया सवाल है, ये कई बार आता है। आगे देखिए, सी भाषा का जनक कौन है? लैंग्वेज से संबंधित सवाल है ये। सी भाषा का जनक कौन है? सी भाषा के जनक है ऑप्शन नंबर बी सही है, डेनिस ऋषि। डेनिस ऋषि, डेनिस
रिची जो है सी भाषा के जनक हैं। इसके बाद में अगला प्रश्न है सी में इंट, सी लैंग्वेज है, सी में इंट डेटा प्रकार का आकार बाइट्स में क्या होता है, कितना होता है? ऑप्शन नंबर सी सही है, 4। आधुनिक सिस्टम में 4 ही है, 4 बाइट। ओके, प्रश्न नंबर अगला है सी में वेरिएबल का नाम किससे शुरू नहीं हो सकता? सी लैंग्वेज में वेरिएबल का नाम किससे शुरू नहीं हो सकता? अंक से शुरू नहीं होता है। ओके, पहला उसमें इसमें ऑप्शन है सी, डिजिट से शुरू नहीं होता है। सी प्लस प्लस का आविष्कार किसने किया? डेनिस रिची ने किया, किराने स्ट्रोस्टुप्स ने किया, टिम बर्नर्स ली ने किया, बर्ट बॉसवर्थ ने किया, इजारेन स्ट्रोस्टुप ने किया। ओके, सी प्लस प्लस क्या है? केवल प्रोसीजर भाषा है, केवल ऑपरेटिंग भाषा है, प्रोसीजर और ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड दोनों मशीनी भाषा है। तो सही उत्तर हो जाएगा सी, प्रोसीजरल और ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड दोनों भाषा है ये। आगे क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर सिस्टम के वे सभी भौतिक घटक जिन्हें हम देख और छू सकते हैं, अभी अभी तो बात आ गई, देख और छूने वाले क्या कहलाएंगे? हार्डवेयर कहलाएंगे। सी ऑप्शन सही है। ये कह गए में समझ जाना बेटा, ए बी सी और कह गए गए है ना, हार्डवेयर सही है। पर्सनल कंप्यूटर के सबसे महत्वपूर्ण भाग वाले सिस्टम यूनिट को क्या कहा जाता है? सी ऑप्शन सही है, मदरबोर्ड। पर्सनल कंप्यूटर के सबसे मदरबोर्ड सबसे इंपॉर्टेंट होता है कंप्यूटर में, ठीक है ना। मदरबोर्ड मुख्य मुद्रित परिपथ बोर्ड है जिससे मेन बोर्ड या सिस्टम मतलब यहां से सारे कंप्यूटर के सिस्टम प्रसारित होते हैं। मदरबोर्ड को निम्नलिखित मदरबोर्ड में निम्नलिखित शामिल नहीं है। कौन कौन नहीं है? देखो मदरबोर्ड में सीपीयू शामिल है कि नहीं है, रैम और बायोसिप, विस्तार स्लॉट, हीट सिंक, फैन, उपरोक्त सभी। ई, ए बी डी ई, उपरोक्त सभी बिल्कुल, मतलब सीपीयू भी शामिल है, रैम और बायोसिप भी शामिल है, विस्तार स्लॉट भी शामिल है, और हीट सिंक और जो फैन होता है वो भी इसमें शामिल है, ठीक है ना। इसके बाद में निम्नलिखित में से इसे कंप्यूटर का मस्तिष्क माना जाता है? मदरबोर्ड को, रैम को, सीपीयू को, बायोचिप को। सी ऑप्शन सही है, सीपीयू। कंप्यूटर प्रणाली का सबसे महत्वपूर्ण घटक सीपीयू है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो लाखों इलेक्ट्रॉनिक पुर्जों से बना है और यह सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। ओके, आगे देखिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मुख्य रूप से इनपुट डेटा को सार्थक आउटपुट में परिवर्तित करने के लिए, मतलब हमने कंप्यूटर को इनपुट दिया, फिर प्रोसेसिंग हुई, फिर कंप्यूटर ने हमें आउटपुट दिया, तो ये कह रहा है कौन है जो इनपुट को सार्थक आउटपुट में परिवर्तित करने के लिए जिम्मेदार है? रैम, सीपीयू, संगणन उपकरण और इनपुट। तो हम जो डेटा देते हैं वो सीधे के सीधे जाते हैं सीपीयू के पास, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और उसमें सोच विचार करके हमें आउटपुट देता है। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका बी, सीपीयू, केंद्र प्रसंस्करण इकाई, मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट मुख्य रूप से इनपुट उपकरणों से, जो भी इनपुट उपकरण है, कीबोर्ड वगैरह, माउस है, उनसे डेटा लेता है, सूचनाओं को संशोधित करता है और मेमोरी में और आउटपुट करके हमें देता है, स्थानांतरित करता है। कंप्यूटर में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू में कौन कौन प्रमुख घटक हैं, कौन कौन आते हैं? देखो सीपीयू में एएलयू, सीयू, रजिस्टर, एएलयू नियंत्रण इकाई और रजिस्टर। सही ऑप्शन है इसका डी, क्या आते हैं? एएलयू, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर। सही उत्तर हो जाएगा इसका डी, कंप्यूटर में सीपीयू में कंट्रोल यूनिट, अंकगणित मतलब अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट, ये भी इसी में आता है जिसमें गणितीय गणनाएं की जाती है। यहां से सवाल ऐसा भी आ सकता है, गणितीय कंप्यूटर के किस भाग में गणितीय गणनाएं होती है? एएलयू में, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट जो है उसमें। के बाद में सीपीयू का निम्नलिखित में से कौन सा सीपीयू का निम्नलिखित में से कौन सा घटक जोड़, घटाव, भाग, गुणा जैसे अंकगणित आ गए ना ये लोग, कौन है? सी ऑप्शन सही है, एएलयू, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। एएलयू है वो गणितीय गणनाओं के लिए जिम्मेदार है। बी ऑप्शन सही है, ख का मतलब बी ऑप्शन सही है, एएलयू। ओके, सीपीयू निम्नलिखित में से कौन सा घटक इनपुट आउटपुट उपकरणों को नियंत्रित करता है? कंप्यूटर के अन्य अन्य घटकों जैसे रीड और राइट सिग्नल के नियंत्रित करता है, सिग्नल उत्पन्न करता है और निर्देशित करता है। सीपीयू का कौन सा पार्ट है? एएलयू, संचायक, नियंत्रण इकाई, ए और सी दोनों। तो सी ऑप्शन सही है इसमें, सी ऑप्शन सही है, नियंत्रण इकाई। नियंत्रण कंट्रोल यूनिट जो है ना, वो जितने भी जो डाटा जाता है उनको रीड करता है, सोचता विचारता है, आउटपुट उपकरणों को कंट्रोल भी करता है। नियंत्रण इकाई का कार्य अपने सभी कार्यों का समन्वय करना है, सभी को सीपीयू का जो सीयू कंट्रोल यूनिट है वो सारे के सारे कार्यों को क्या करता है? देख रेख करता है। ओके, के बाद में अगला क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर की सबसे तेज मेमोरी है जो सूचना संग्रहित करती है? रजिस्टर, कैश, मुख्य मेमोरी और रैम। ए ऑप्शन रजिस्टर, सूचना को मेमोरी में रजिस्टरों में स्थानांतरित किया जाता है, फिर लॉजिक और अंकगणितीय संचालन करने के लिए सूचनाओं को एएलयू में भेजा जाता है। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका बेटा ए, रजिस्टर। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर नहीं है? प्रोसेसर चिप, प्रिंटर, माउस, जावा। ए, जावा। जावा तो लैंग्वेज है, ओके, ये हार्डवेयर नहीं है। प्रोसेसर चिप भी, प्रिंटर और माउस ये सारे के सारे हार्डवेयर हैं। जावा तो लैंग्वेज है, ये तो सॉफ्टवेयर है। आ जाओ, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कौन डेस्कटॉप और लैपटॉप प्रोसेसर के प्रमुख निर्माता हैं? इंटेल, एम AMD, मोटोरोला। ए और बी दोनों। मतलब ए और बी दोनों। AMD एडवांस माइक्रोसॉफ्ट डिवाइस और मोटोरोला दोनों के दोनों डेस्कटॉप और लैपटॉप प्रोसेसर बनाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अस्थायी संग्रहण है जिसका उपयोग अंकगणितीय तार्किक संक्रियाओं का उपयोग किए जाने वाले डेटा को रखने के लिए परिणामों को संग्रहित किया जाता है? अभी तो आया था ये, नहीं अभी नहीं आया। संग्रहित करने के लिए किया जाता है ALU, PC, एक्यूमुलेटर, IR, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। सर सी सही है, ABC। एक्यूमुलेटर, ALU में सामान्य प्रयोजन रजिस्टरों का एक सेट होता है जिसे संचय के रूप में जाना जाता है, एक्यूमुलेटर। ओके, सी ऑप्शन सही है इसमें। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सीपीयू के भीतर एक स्थायी भंडारण स्थान है जिसका उपयोग हेरफेर या सरल गणनाओं के लिए अस्थायी रूप से बाइनरी मान रखने के लिए किया जाता है? मुख्य स्मृति, द्वितीयक स्मृति, रजिस्टर। ए और बी दोनों। कह गए रजिस्टर। रजिस्टर एक ऐसा सिस्टम है कंप्यूटर के भीतर भंडारण स्थान है जिसका उपयोग हेरफेर या सरल गणनाओं के लिए अस्थायी रूप से किया जाता है। सीपीयू में डेटा अंतर्निहित तारों के माध्यम से आता है जिन्हें क्या कहा जाता है? बस कहा जाता है, इलेक्ट्रॉनिक तार, लाइनें और केबल। ए उत्तर सही है, बस। बस सीपीयू मेमोरी और परिधीय मेमोरी उपकरणों के लिए बीच संचार लाइन है जिसका उपयोग आमतौर पर सीपीयू और कंप्यूटर के परिधीय उपकरणों में सीपीयू और मेमोरी में के भीतर बिंदुओं को बीच में डेटा स्थानांतरित करने के लिए इनका यूज किया जाता है। ओके, चलो ये हो गए हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूरे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगभग हमने 100-110 के लगभग बनाए हैं। सीरियल नंबर आगे पीछे हो सकता है, आप उसकी टेंशन ना करें। एक बात और, ये जो कह गए वाला है, तो जैसे किसी में आ रहा है गए, ये देख लेना, कई बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे सर, जैसे A, B, C और D की जगह गए और गए, इस प्रकार से आ रहा है। ओके, मैंने आंसर सहित बता दिए हैं। उम्मीद करता हूं कि यहां से कम आपको 20 सही है ना, तो कम से कम 15 सवाल यहां से देखने को मिल जाए। अगर 15 सवाल मिलते हैं और 5 आप खुद करते हो तो आपका बेड़ा पार है। एक बात और कह देता हूं, ये क्वेश्चन मैंने पहले भी क्लास के शुरू में भी कहा है और अभी भी, ये क्वेश्चन इसके साथ हमारी एक क्लास पहले कंप्यूटर फंडामेंटल की और डाली हुई है, उसको भी आप देख कर जाएं। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूं कि दोनों क्लासों को आप देखकर जाएं। कंप्यूटर फंडामेंटल से 5-6 क्वेश्चन अगर मान लो उसमें मिल गए, 8-10 क्वेश्चन इसमें मिल गए, तो आपका बड़े स्कोर हो जाएगा। जो कंप्यूटर फंडामेंटल बैक पड़ा है, मैं पहले कह रहा हूं कि कई बच्चे ऐसे थे, बार बार कह रहा हूं लेकिन सुन रहे नहीं है। सर इंपॉर्टेंट बता दो कि कईयों का फर्स्ट सेमेस्टर का यही बैक था, कंप्यूटर फंडामेंटल ही बैक था, और इस कंप्यूटर फंडामेंटल के बैक के कारण ही वो नोट प्रमोटेड आ गए थे। बिल्कुल, वो नोट प्रमोटेड आ गए थे। तो मैं कह रहा हूं कि ये जो पेपर है आपका, जो कंपलसरी पेपर है, इसकी तैयारी अच्छी तरह से करके जाइए, बड़े से बढ़िया स्कोर करके आइए, ताकि आपका जो नोट प्रमोटेड जो आया था वो तो बैक प्रमोटेड तो हो ही गया था, बाद में यूनिवर्सिटी ने रिजल्ट में थोड़ा सा चेंज करके, लेकिन कईयों के एसईसी का यही बैक पड़ा है, एसईसी का कंप्यूटर फंडामेंटल बैक पड़ा है। तो आप सभी स्टूडेंट अच्छे से अच्छी तैयारी करके जाइए। और कमेंट सेक्शन में आप सभी से अनुरोध है, कईयों के पास कंप्यूटर फंडामेंटल नहीं है तो अन्य कोई सब्जेक्ट हैं तो कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर दीजिए कि सर एसईसी का कंप्यूटर फंडामेंटल नहीं है, हमारा ये पेपर है, आप इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना दीजिए, ठीक है ना। क्योंकि एसईसी के बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, 30-35 सब्जेक्ट है, तो मुझे नहीं मालूम कौन कौन, ज्यादातर तो यही ले रहे बच्चे। अब मैंने तो जैसे कंप्यूटर फंडामेंटल का बना दिया, 1-2 पेपर और भी बना दिए, या ज्योग्राफी का बना दिया, ह्यूमन ज्योग्राफी का बना दिया, लेकिन मुझे थोड़ी मालूम है कि बाकी सब बच्चों ने क्या क्या सब्जेक्ट ले रखे हैं। तो जिस किसी स्टूडेंट को जो सब्जेक्ट
एसईसी का जो सब्जेक्ट ले रखा है उससे संबंधित अगर कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जाकर आप कमेंट कर दीजिए, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री श्याम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।